is Vishnu Kumar Dwivedi, and you all are watching Shri Brahmadev classes of excellent education. दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर के बारे में जो होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बने रहेंगे मेरे साथ 1 घंटे के लिए और हम बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को पढ़ेंगे और इन बातों को बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। जो दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं, जो साथी हमारे को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल का एक एक कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो JEE, नीट और 12th, 11th और 10th ग्रेड में पढ़ रहे हैं। इन सभी के लिए बहुत ही टॉपिक जो हम बना रहे हैं, सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर जो होगा focused. It is for very focused on what acid, base, and salt. So I am sharing you the PDF of that of NCERT authenticated content. Moving to that PDF, each and every slide. Be with us for 1 hour only. Jai Hind. Sharing with the PDF of that without any delay. Our today's topic is दोस्तों acid, bases and salt. Here is our PDF of NCERT authenticated book, because NCERT is very authenticated. ये एक रिसोर्स है जो बहुत ही authenticated हो सकता है. So today's lecture is acid, bases and salt. आपने बहुत सारी चीजों को अपने घर में टेस्ट किया होगा जो कभी कभी खट्टी लगती हैं, कभी मीठी लगती हैं, कभी आपको बिटर लगेंगी मीन्स कड़वी लगेंगी दोस्त. इसके अलावा जो नमकीन चीजें हैं वो सॉल्टी होती हैं, नमकीन होती हैं. बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं कि आपको अलग अलग टेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग टेस्ट की होती हैं, बिकॉज उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, एंड ये सारी चीजें वैरी करती हैं दोस्त. इस वजह से हमें टेस्ट भी अलग अलग लगते हैं. एक एक बात को हम समझेंगे विदाउट एनी डिले. ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा. दोस्तों, आप कभी फैमिली में कुछ चीजों को देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी को एसिडिटी हो जाती है, ओवर ईटिंग से एसिडिटी से सफर करते हैं, तो वहां पर आप दवाई देते हैं, रेमेडी देते हैं दोस्त. सो रेमेडी के अंदर आप लेमन जूस देते हैं, विनेगर देते हैं, सिरका होता है दोस्त, एंड बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है, उसको आप प्रीफर करते हो दोस्त. सो व्हाई यू आर डूइंग दिस? बिकॉज वहां पर जो एसिड है वो अगर किसी बेस के साथ, जो बेकिंग सोडा है ये एक बेस है, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिटी को खत्म कर देगा. क्लियर है दोस्त? अगर हम बात करेंगे कि ये हमने रेमेडी ली क्यों, क्योंकि जो पेट के अंदर जो एसिड है वो अगर बेस के साथ यानी कि सोडे के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा. तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एसिडिटी है वो सही हो जाएगी. नाउ एसिड बेस एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ये हम जानते हैं, इस वजह से हम इसको रेमेडी को लेते हैं. क्लियर है दोस्त? सो हम बहुत सारी बातों को पे चर्चा करेंगे, जो खट्टी चीजें हैं, जो आपके पास जो जिनका टेस्ट बिटर है, ये सभी बातें हम आज डिस्कस करेंगे. बिना किसी देरी के हमारे साथ बने रहेंगे अंत तक. और आप कभी बहुत सारी चीजों को देखे होंगे, जो चीजें खट्टी होती हैं, जो चीजें बहुत ही नमकीन होंगी और कड़वी होंगी. चलिए यहाँ पर आप देखिए, यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. एसिड कैसे होते हैं? जो क्षार होते हैं, जो अम्ल होते हैं दोस्तों, अम्ल और क्षार. अम्ल होते हैं, हमारे टेस्ट कैसा होगा उनका? सोर होगा, टेस्ट खट्टा होगा दोस्त. और उनका अगर कलर इन चेंज देखें, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर से, अगर हम लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है दोस्त, एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है जो टेस्ट करने के लिए बताया जाता है. और उस अगर टेस्ट से हम देखेंगे तो टेस्ट से अगर आप देखोगे तो ब्लू लिटमस जो पेपर होगा वो रेड हो जाता है. ब्लू लिटमस टू रेड. अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा,
अगर इसी सिमिलरली वी आर गोइंग टू टेक बेसिस, अगर हम क्षार ले लेते हैं जिनका रंग, जिनका जिनका जो टेस्ट है दोस्तों वो कड़वा होता है, अगर हम इनको देखेंगे कलर ऑफ रेड, ठीक है, लाल लिटमस पेपर को वो ब्लू बना देते हैं, ब्लू कर देगा, नीला कर देगा। देखो ध्यान से समझो। अब लिटमस होता क्या है, लिटमस एक इंडिकेटर होता है, लिटमस दोस्तों इंडिकेटर होता है, ठीक है। इंडिकेटर आर दोज स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस which when react with the acid, contact with the acid, yeah, mixed with the acid or base, they change the color, they change the property of the substances. So we can identify that it is a base, it is a base or it is a acid. सो इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखिएगा ध्यान से समझिए कि इंडिकेटर जो है वो हमें एसिड का पता लगाने के लिए और बेसिस का पता लगाने के लिए हम उनका यूज करते हैं। और जो जो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए इंडिकेटर यूज किए जाते हैं वो बच्चों दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। वन इज नेचुरल इंडिकेटर, पहला होगा नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। दूसरा होगा हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर या केमिकल्स होते हैं उनके सारे हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप समझिए कि लिटमस क्या है, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। और जो टर्मरिक है, ठीक है, टर्मरिक हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर करी को देखें, स्टेन ऑफ करी, ठीक है, अगर अगर करी, जो करी है वो अगर आपकी व्हाइट क्लोथ पर गिर जाती है, अगर आप उसको धोते हैं सोप से, सोप बेस होता है और सोप के साथ रिएक्ट करने पर जो हल्दी है, हल्दी है, जो हल्दी है दोस्तों वो रेडिश ब्राउन हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसको धोते हैं किसी साबुन से तो साबुन जो है वो बेस रिएक्शन का होता है, बेसिस को बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, तो वो लाल हो जाएगा और वो दाग कभी भी छूटेगा नहीं। दैट क्लोथ इज वॉश्ड विद प्लेनिटी ऑफ वाटर, बट वो जो है वो ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। समझो, ध्यान से समझिए, ये वो चीज है। अच्छा एक और बात कि ये बातें समझिए, जैसे हल्दी है, जैसे आपका क्या है, टर्मरिक है, ठीक है, लिटमस है। सो ये ऐसे ही कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ मिथाइल ऑरेंज का एक कलर होता है जो फिनोफ्थलीन में, फिनोफ्थलीन इज अ केमिकल और इस केमिकल में इंडिकेटर होता है बेसिकली ये। और इंडिकेटर जो है वो मिथाइल ऑरेंज को कहीं ना कहीं क्लियर करेगा। ये एक ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज टाइप का इंडिकेटर होता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन इज अ केमिकल व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वी हैव। क्लियर है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब अगर हम बात करें, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वी हैव, ठीक है। बहुत सारी बातों को हम बिना किसी देरी के डिस्कस करेंगे। अभी बात समझे कि नेचुरल इंडिकेटर और जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है वो क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लिटमस पेपर क्या है। लिटमस सॉल्यूशन जो है, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, एक तरीके की डाई होती है। डाई बहुत सारे केमिकल्स को हम मिलाकर एक बनाते हैं, क्लियर है। और ये कहाँ से मिलती है, ये लाइकेन के पौधे से मिलती है। लाइकेन का पौधा होता है जो नेचुरल में यानी कि प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है। ये बच्चों थैलोफाइटा का एक डिवीजन है। अगर हम बायोलॉजिकली देखते हैं तो थैलोफाइटा एक प्लांट का एक स्पीसीज है। उसके अंदर हम लाइकेन पौधे को अगर देखें दोस्तों तो वहां पर जो लिटमस सॉल्यूशन है वो यहाँ पर एक पर्पल डाई है और वो लिटमस सॉल्यूशन यहाँ से मिलता है, क्लियर है। इसको हम इंडिकेटर के तरीके से यूज करते हैं दोस्तों। एंड ये ना तो एसिड होता है, देखिएगा समझिएगा कि लिटमस जो सॉल्यूशन है ये ना तो एसिड होता है, ये नोट कर लीजिए बात। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दैट कि ना तो ये एसिड है ना ही ये बेस है, क्लियर है, समझ रहे हो। व्हेन द सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो कलर होगा वो पर्पल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा केमिकल ले रहे हैं जो ना तो एसिड है ना तो बेस है, तो वहां पर जो
इन लिटमस जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर देखता है, ठीक है, समझ रहे हो। सो देयर आर मेनली अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज है, लिटम लीव्स हैं, टर्मरिक है, हल्दी जिसको कहते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लेबोरेटरीज में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें सब चीजें आती हैं। अच्छा, हाइड्रेनेजिया, ठीक है, हाइड्रेनेजिया में हम बहुत सारी बातों को, ये भी कहीं ना कहीं एक पेटल्स ऑफ फ्लावर होते हैं जो इंडिकेटर के तरीके से यूज किए जाते हैं, और कुछ भी आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। एसिड बेस इंडिकेटर है और समटाइम्स सिंपली कॉल्ड इंडिकेटर। क्लियर है। ये सभी बातें हम इसे केमिकल्स भी कह सकते हैं, जो केमिकल्स मिलाकर हम किसी एसिड यानी कि क्षार, सॉरी, यानी कि जो है अम्ल, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं दोस्तों, अम्ल और क्षार इन दोनों का टेस्ट करने के लिए हम केमिकल्स का, इन सब्सटेंस का यूज करते हैं। सो आई होप दिस विल क्लियर, ये सही से समझ आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स हियर। एक क्वेश्चन आपको दिए हैं इन्होंने, एक क्वेश्चन आपको दिया है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं और उनमें एक में डिस्टिल्ड वाटर भरा है, एक में 2 अलग अलग एसिड सॉल्यूशन और एक बेस सॉल्यूशन डाले हैं, ठीक है। नाउ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपके पास क्या दिया है इन्होंने, एक रेड लिटमस पेपर दिया है और आपको तीनों चीजों को टेस्ट करना है बारी बारी से। तो कैसे करेंगे, आपके पास क्या है, आपके पास केवल रेड लिटमस पेपर है। तो अभी अभी हम क्या पढ़े थे बताओ, अभी अभी हम जो पढ़े थे दोस्तों, ये था लिटमस पेपर टेस्ट। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी एसिड को अगर लिटमस पेपर के साथ कांटेक्ट कराएंगे, या किसी लिटमस पेपर जो रेड लिटमस पेपर है उसको हम किस में अगर बेस में डालेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, यही तो पढ़े थे अभी हाल। तो वहां पे अब यहाँ पे दिया है इन्होंने रेड लिटमस पेपर अपने को, और रेड लिटमस पेपर को अगर हम किसी बेस में डालेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं उसमें जो बेस मिला है हमको, उस बेस में अगर हम डालेंगे तो ये बच्चों, ये रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि बेस पे डालने पे ये ब्लू हो जाता है। और अगर एसिड में डालेंगे तो वो एक अलग चीज है, वो जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहला डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे अगर हम किसी एसिड, किसी मान लीजिए किसी भी मतलब इंडिकेटर को, या कि हम किसी पेपर को डालेंगे तो वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम D2O को D2O को हम क्या करेंगे, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर को हम अगर पेपर को डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हम जान लेंगे कि ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये उदासीन सब्सटेंस है। और अगर हम किसी जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें बेस है उसमें डालेंगे पेपर, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा रेड टू ब्लू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस। और जो बचा हुआ होगा वो तो अपने आप एसिड हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों को आप ऐसे समझ सकते हो, तीनों को आप ऐसे चेक कर सकते हो ड्यू टू विद द यूजिंग ऑफ रेड लिटमस पेपर। ये क्वेश्चन था जो आपको मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। होप दिस विल क्लियर। अंडरस्टैंडिंग करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने क्या बताया कि जो एसिड हैं वो खट्टे होते हैं, बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो ये होता क्यों है, आइए समझते हैं इनकी चीजों को, एक एक बात क्लियर करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस में ये बातें पता चलती हैं। आइए लेबोरेटरी में हम चलते हैं और देखते हैं एसिड बेस क्या होते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्त। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। कुछ एसिड्स हैं हमारे पास लेबोरेटरी में, जैसे HCl। HCl आपके पेट में भी होता है, जो एक एंजाइम के तरीके से काम करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। H2SO4, इसको हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है दोस्तों। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड इस सिरके में पाया जाता है, इसके साथ एथेनॉइक एसिड भी इसको कहते हैं, ठीक है। एथेनॉइक एसिड होता है दोस्तों। इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं, एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, कॉमन नेम और केमिकल नेम होते हैं इसके। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास NaOH है, जो कहीं ना कहीं सोडा में पाया जाता है। इसके अलावा हमें कई सारी चीजें दी गई हैं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। कुछ ऐसे केमिकल्स आपको दिए गए हैं।
Now, put a drop of each of the following substance solutions into the watch glass and one by one test with the drop of the indicator. आपको टेस्ट करना है और बताना है कि सैंपल सॉल्यूशन जो आपने लिया है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन से आपको टेस्ट करेंगे। वो रेड आ रहा है, उसका कलर रेड हो रहा है, ब्लू हो रहा है, कैसा हो रहा है। फिनोप्थलीन सॉल्यूशन में डाल के आपने चेक किया है, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में आपने डाल के चेक किया है। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ इस कैटेगरी में आती हैं। क्लियर है, आप कर सकते हो इस वाले टेस्ट को। नाउ वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन इन प्लास्टिक बैग्स along with the some स्टेप ऑफ क्लीन क्लोथ। ठीक है, कुछ कटी हुई ओनियन के छिलके लीजिए और पीसेस लीजिए और उसको फ्रिज में डालिए। ठीक है, तो आपको ये पंजेंट स्मेल लगेगी, एक एक बहुत बेकार सी स्मेल आएगी। जो सल्फर जो वहां पर होता है, सल्फर बहुत छोटी मात्रा में पाया जाता है, तो उसकी वजह से पूरे फ्रिज में महक आएगी। क्लियर है, ये एक तरीके का सबस्टेंस होता है जो यहाँ पर आपको महक का वो देता है। ठीक है, अब क्लियर करेंगे सारी बातों को। देखिएगा, ध्यान से समझिए कि अगर हम बात करें कि एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी क्या है, एक एक करके हम समझेंगे। कि जैसे जैसे यहाँ पर अगर आप बात करें कि वैनिला है, ओनियन है और लौंग है, क्लोव है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑल फैक्ट्री में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ये वैनिला है, ओनियन है, क्लोव है, ये सारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर उनको कहा जाता है। हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल से, एक एक बारी में समझेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। देखो, कुछ चीजें जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन इन्होंने दिया है फिगर 2.1, फिगर बच्चों 2.1 दिया है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने रिएक्शन किया है जिंक ग्रेनुअल, मतलब जिंक के कुछ टुकड़े हैं और वो रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, एसिड बच्चों दो तरीके के हैं। एसिड यहाँ पर दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। आप इन दोनों को यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। डाइल्यूट एसिड, व्हाट इज डाइल्यूट एसिड? इफ द कंसंट्रेशन if the concentration of the acid uh, if the concentration of the acid is weak, अगर concentration of the acid weak है तो वहां पर वो एसिड डाइल्यूट होगा। क्या मतलब गुरुजी, क्या समझ में नहीं आया? देखिए बच्चों, यहाँ पर होता है कि अगर हम क्या करेंगे, एसिड में अगर पानी मिलाते जाएंगे तो एसिड की मात्रा कम हो जाएगी, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। सो इन दैट केस उसका कंसंट्रेशन जो है, उसके आयंस जो है पानी की वजह से, पानी की मात्रा बढ़ाने की वजह से वो बढ़ गए हैं, तो वहां पर जो एसिड है वो रिएक्टिव कम हो जाएगा, उसका रिएक्टिविटी जो सिस्टम है वो कम हो जाएगा। एंड इन द सेकंड केस द आयंस विल बी डिक्रीज, सो इट इज कंसिडर्ड एज डाइल्यूट एसिड। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सॉल्वेंट की, ठीक है, तो सॉल्वेंट अगर हम बढ़ा देंगे, पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन घट जाता है। कंसंट्रेशन होता क्या है, ये भी बात समझेंगे कि कंसंट्रेशन जो दोस्तों है वो व्हाट इज द कंसंट्रेशन? द मेन आंसर इज दैट द कंसंट्रेशन इज द number of ions dissolved in a acid or any solution. If the number of H plus ion is increasing in the solution, then the concentration of the solution would be increased. ठीक है, and if the OH ions would be increasing in a solution, then the concentration of the solution would be decreased. ठीक है, यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, पानी है, ठीक है, HOH, हाइड्रोजन, H2O है, क्लियर है। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये दो भागों में टूटेगा, हाइड्रोलिसिस होगा इसका। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर दो भागों में टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्राइड आयन। क्लियर है। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, H प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और OH आयन इंक्रीज हो रहा है, सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डाइल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है सांद्रण हिंदी में कह सकते हैं इसको, ठीक है, सांद्रता बढ़ जाती है जब H प्लस आयन इंक्रीज करता है।
ठीक है, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो समझिए कि अगर एक सॉल्यूशन में H+ आयन, ठीक है, उसकी मात्रा बढ़ जा रही है तो देन वी कैन से द जो सांद्रता है उसकी बढ़ती है, ठीक है। और जब OH आयन इंक्रीज करेंगे तो सांद्रता कम होगी, ठीक है दोस्तों, हमें सबको लेके चलना है। नाउ वी आर सेइंग दैट वी आर मिक्सिंग द टू थिंग्स। वन इज जिंक ग्रेनुअल है अपने पास, दूसरा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और हम इसको टेस्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस की वजह से। अब देखो क्या होगा जब जिंक की ग्रेनुअल हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्सिंग होगा। एक और बात मैं बताऊं कि सल्फ्यूरिक एसिड, देखो होता क्या है, यहाँ पे समझिएगा कि हम सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक की ग्रेनुअल डाल रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 से जिंक का हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों होगा क्या बताओ, यहाँ पर एक हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और वही हाइड्रोजन गैस की वजह से यहाँ पर पॉपिंग साउंड क्रिएट हो रहा है, जो यहाँ पर कैंडल को या फिर सोप बबल्स को यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि ये जो बबल्स हो रहे हैं, ये बबल्स ऐसे जाके बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वही जो है पॉपिंग साउंड क्रिएट कर रहा है। तो ये एक तरीके का हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दोस्त। आइए समझते हैं इसके अंदर होगा क्या, ठीक है। अगर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो चीजें ली थी, देखो यहाँ पर आपने क्या लिया था, एसिड और मेटल लिया था, ठीक है। एक बार एसिड लिया था, एक बार मेटल लिया था। सो यहाँ पर हमने H2SO4 लिया, क्लियर है, और इसके साथ लिया था आपने जिंक, ठीक है। इसके अलावा इसका रिएक्शन किया था तो यहाँ बन जाएगा दोस्तों ZnSO4, जिंक सल्फेट, और जो हाइड्रोजन गैस है H2 वो रिलीज हो जाएगी। तो यही हाइड्रोजन गैस जो है वो कहीं ना कहीं पॉपिंग साउंड क्रिएट कर रही है, क्लियर है दोस्त। तो मेटल को जब हम किसी एसिड के साथ मिलाते हैं या एसिड को किसी मेटल के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर एक सॉल्ट बनता है जो SO4 या सल्फेट सॉल्ट होगा, ठीक है। ये सल्फेट सॉल्ट हो सकता है या कहीं ना कहीं दूसरा सॉल्ट हो सकता है, बात समझ रहे हो। इसके साथ H2 गैस रिलीज होगी जो पॉपिंग पॉपिंग साउंड जो है वो क्रिएट करेगी, क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे समझ आ रही सारी बातें। अब हम एक और यहाँ पे चीजें लेते हैं, देखो यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक और बात हम समझें कि जब कोई भी मेटल हाइड्रोजन के डिस्प्लेस करेगा एटम्स को तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। कंपाउंड जो बनेगा वो सॉल्ट बनेगा, मैंने अभी अभी बताया आपको। जब एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक कोई दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए NaOH बेस है, और बेस के साथ हम जब किसी मेटल को मिला रहे हैं तो वहां पर क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट कराया है। सो Na2ZnO2 बन गया है। इसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और इसको आप लिख सकते हो, कहीं कभी कभी पूछ लेते हैं। प्लस H2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो आप क्या समझ रहे हो, मतलब एसिड हो या बेस हो दोस्तों, इन दोनों को अगर हम किसी मेटल के साथ मिलाते हैं तो आप ये पाओगे कि आपके पास जो है एक कंपाउंड बनेगा, जो बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ये बात आप पक्की मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों केसेस के अंदर सॉल्ट बनता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, चीजें क्लियर हुई। नाउ एक दूसरी पॉइंट हम दूसरा चीजें देखेंगे कि हाउ डू मेटल के कार्बोनेट है, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और ये जो है एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि मेटल के कार्बोनेट हो या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, हाइड्रोकार्बोनेट हो इसको कह सकते हैं। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो तब क्या होगा, एक यहाँ पर फिगर आपको दिया है, इन्होंने पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी,
यहाँ पर आप देखिए कि फिगर 2.2 में आपको मिलेगा कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है उसको पास कराया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। क्लियर? तो तब क्या हो रहा है, ठीक है, तब क्या हो रहा है आप देखिए, ये एक सेटअप दिया है, इसमें सेटअप में हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। देखो समझो, यहाँ टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में जो दो रिएक्शंस हो रही हैं वो समझने का प्रयास करिएगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जब हम HCl यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कॉमन साल्ट इसको कहते हैं, और ये मिलकर बन रहा है, ये बन रहा है NaCl मतलब नमक बन रहा है, इसको हम सॉल्ट कह रहे हैं, कॉमन साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है जो हम घरों में यूज करते हैं विद आयोनाइज्ड आयोडीन, ठीक है। और सो वहां पे हमने जब सोडियम कार्बोनेट को HCl के एसिड से रिएक्ट किया है तो NaCl बना, एंड NaCl के साथ वाटर आयंस बने, ठीक है, वाटर के कंपाउंड बना, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब हमने सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि ये वाला जो कहीं ना कहीं आपने कंपाउंड लिया है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो यहाँ पर आप इसको रिएक्ट करा रहे हो HCl से, सोडियम सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड से, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड अभी बताया था मैंने कि ये एक एंजाइम के तरीके से आपके पेट के लिए, डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और कुछ भी आप खाते हो तो ये थोड़ा सा आपको डाइजेस्टिव एंजाइम के तरीके से काम करता है और पाचन क्रिया में आपको हेल्प करता है। सो यहाँ पर अगर हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये दोनों केसेस के अंदर आप देखोगे यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड आपको मिलेगा, H2O का एक मॉलिक्यूल आपके पास होगा, इसके अलावा CO2 CO2 गैस मिलेगी। क्लियर है? CO2 गैस यहाँ रिलीज हो रही होगी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि जो भी रिएक्शंस लिख रहे हैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड नहीं है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर कंपाउंड के आगे जो हम ब्रैकेट में एस एस देख रहे हैं, लेट मी टेक द पॉइंटर, ये एस देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक्वा AQ देख रहे हैं, इसके अलावा L देख रहे हैं, लिक्विड देख रहे हैं, गैसेस देख रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को ले रहे हैं उसकी स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, ये बातें समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन बातों को बहुत ही उत्तम ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए किसी भी जो सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो लिक्विड है, एक्वस है ना, इसके अलावा एक्वस का मतलब पानी मिक्स है, इसके अंदर गैसेस है, जी बना होगा तो गैसेस होंगे, ये सारे स्ट्राइकोमेट्री जो आप पढ़ते हो वो बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर हम लाइम वाटर से इसको पास कराते हैं, जैसा कि इन्होंने ऊपर के फिगर में यहाँ पर दिखाया था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दोस्तों अगर इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास कराते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और इसका व्हाइट प्रेसिपिटेशन होगा। आप देखते हो ना, जब दिवाली में हम चूना पुताई करते हैं तो वहां पर जब आप पानी के अंदर मिक्स करते हो चूने के बहुत सारे पत्थर का चूना होगा या कुछ और होगा, तो वहां पर हीट, इट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेसेस या रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच इन विच द हीट इज इवॉल्व्ड। हीट बहुत मात्रा में, ज्यादा मात्रा में निकलती है, और दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं वहां पर अगर माने तो, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगी। तो चूने में जब पानी डालेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब चूना ज्यादा हो जाएगा तो वो फट भी जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट ज्यादा रिलीज हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये आप समझिए, तो पानी के साथ जब रिएक्शन करेगा चूना, दैट इज कैल्शियम कैल्शियम व्हाट हाइड्रोक्साइड, सो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और वो एक
व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, एक पूरा सफेद मिल्की वे हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हुई। तो अभी हम क्या सीखे कि जब हम किसी सॉल्ट को, यानी कि Na2CO3 हो, NaHCO3 हो, या कुछ और हो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, अगर हम इसको पास कराते हैं किसी एसिड के साथ, जैसे HCl था, तो इस HCl के साथ हमें सॉल्ट मिलेगा। ये बातें हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, कि यहाँ पर अगर आप देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें हमें एक कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। और अगर हम इस वाली कॉमन रिएक्शन को देखें तो हमें पता चलता है कि मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल के हाइड्रो कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो अगर हम एसिड के साथ या सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें देगा, देखो समझो, यहाँ पे आप एक बात समझिए, जस्ट ए सेकेंड, मेटल के कार्बोनेट लें या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट लें और किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएं। किसके साथ रिएक्ट कराएं? किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएं। अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या ले रहे थे, किसी कार्बोनेट को ही तो लिया हमने और उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें सॉल्ट मिला, सॉल्ट के साथ पानी मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो वही तो ये कह रहा है, वही ये कह रहा है दोस्तों, यहाँ समझिए, इन्होंने कहा किसी मेटल के कार्बोनेट को लें या किसी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को लें और उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें एक साल्ट प्राप्त होता है। वी गेट सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। बातें समझ रहे हैं? क्लियर करेंगे सभी बातों को। नेक्स्ट, कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अगर एसिड और बेस दोनों को साथ साथ मिलाएंगे तब क्या होगा? अभी क्या कर रहे थे हम? अभी हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे थे, बेस को किसी मेटल के को रिएक्ट करा रहे थे किसी एसिड के साथ, तब चीजें अलग थी। अब हम समझेंगे कि एसिड और बेस को साथ साथ मिला दें। ठीक है, दो भाइयों को साथ साथ मिला देंगे तो क्या होगा? वो इकट्ठे हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो क्या होगा? कुछ समय के बाद शांत हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सभी बातें क्लियर कर रहे हैं? सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं? ठीक है दोस्त, क्लियर है सभी बातें? अब हम समझेंगे कि अगर हम एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करा देंगे किसी भी चीज को तब क्या होगा। आइए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया है। इस एक्टिविटी में 2 ml हमने NaOH लिया है जो डाइल्यूटेड है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, कुछ चीजें डाल रहे हैं फिनोप्थलीन सॉल्यूशन की, जो इंडिकेटर है, अभी हमने पढ़ा था इसको। कलर चेंज होगा। ठीक है, कलर चेंज होगा। HCl सॉल्यूशन में डालेंगे तब भी कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि NaOH को अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड से यहाँ पर HCl से रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक NaCl मिलता है। NaCl इज अ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपको मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, H2O यानी कि पानी मिलेगा। यही तो अभी सीखे थे कि किसी एसिड और बेस को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? हमें सॉल्ट मिलेगा। बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेसिस आर मिक्स्ड एंड टू फॉर्म अ साल्ट। ठीक है, when the acids and bases are mixed to form a salt, this is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यही रिएक्शन क्या कहलाती है? यही रिएक्शन एसिड और बेस के को मिक्स करने के बाद हमें पता चलता है कि ये सब हो रहा है। नाउ in this reaction between acid and bases we can take a salt and the water molecules will be called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यही तो मैंने बताया था अभी। यहाँ क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसमें एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और पानी के मॉलिक्यूल बनाएंगे। नाउ एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड, एसिड जब मेटालिक ऑक्साइड से मिलकर रिएक्ट करेगा तब क्या होगा? अगर दोस्तों हम देखें कि अगर कोई मेटालिक ऑक्साइड है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो अभी अभी हमने देखा था कि एक सॉल्ट बना रहा था। क्या बना रहा था? कोई सॉल्ट बना रहा था। कोई भी कार्बोनेट हो सकता है, कार्बोनेट कंपाउंड हो सकता है, कार्बोनेट इज आल्सो सॉल्ट एंड सो क्लोराइड सॉल्ट हो सकता है। तो अगर हम कुछ चीजों को देखें, जैसे मान लीजिए
कोई एक सॉल्यूशन है जो ब्लूइश ग्रीन कलर का है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हो, जैसे ब्लूइश ग्रीन कलर का है, ठीक है, तो वहां पर अगर हम देखें ये हो क्यों रहा है, कॉपर ऑक्साइड को जब हमने इसके साथ यहाँ पर किसी एसिड के साथ यहाँ पर डिसॉल्व किया है, तो देखो समझो ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन, द जनरल रिएक्शन। यहाँ पे आप देखो ये वाली जो एक्टिविटी है, इन्होंने क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया, ठीक है, HCl को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO3 O3, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को जब हमने क्या किया, रिएक्ट करा दिया HCl से, तो ये जो पूरा रिजल्टेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये बच्चों एक कलर चेंज करेगा, जो ब्लू ग्रीन कलर मिलेगा आपको, ठीक है। जनरली हम कह सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक सॉल्ट मिलेगा, जो सॉल्ट यहाँ पर इन्होंने ऊपर की एक्टिविटी में दिखाया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके पहले हम ये देखेंगे कि नाउ राइट द बैलेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ अबव reaction since metallic oxide react with acid to give salt, similarly to the reaction of base with reaction of salt, है ना, एसिड और बेस जब मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमें एक तरीके का सॉल्ट मिलेगा, क्लियर है। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देखिएगा ध्यान से, अभी हमने मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराया है, अब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो मेटल नहीं है उनकी मेटेलिक ऑक्साइड को, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को किसी क्षार के साथ यानी कि बेस के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा। यू सॉ, आपने जब देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो लाइम वाटर था, जो हमने पीछे की एक्टिविटी में पढ़ा, उसमें हमें क्या मिला, उसमें हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, और जो कि क्या था, जो कि एक क्षार था, बेस था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक सॉल्ट और पानी मिला था आपको, जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास कराया था तो हमें एक सॉल्ट मिला था, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि अगर हम रिएक्शन कराएं बेस की एसिड के साथ तो हमें एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगा जो एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है। दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। सो मेटेलिक ऑक्साइड जनरली कैसी होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप होमवर्क में कर सकते हो, 1 2 3 क्वेश्चंस हैं जो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आंसर देंगे। इसके साथ हम चलेंगे आगे 2.2, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, क्या होता है इनके अंदर कॉमन, एसिड और बेस ये कॉमन कैसे हो सकते हैं। आप देखो इसके अंदर कॉमन क्या है, इसके अंदर दोस्तों कॉमन बातें क्या है, आप ये समझिए। अगर हम देखें कि ऑल एसिड्स हैव सिमिलरली कॉमन प्रॉपर्टीज, व्हाट लीड टू सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक्टिविटी 2.8 करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखो, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड को अगर हम किसी पानी में डाल दे हैं तो एसिडिक पानी जो है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक सर्किट लगा दिया है, इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये कंडक्शन करा रहे हैं, ये कंडक्टिविटी शो कराने लगा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप समझिए, इस बात को समझिए कि इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने रबर कॉर्क लिया है, इट इज अ इंसुलेटर, बट जो नीचे का ऊपर का जो दोस्तों यहाँ पे सर्किट इन्होंने लिया है, इट्स अ टोटली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सो इट इज कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्टिविटी 2.8। बातें समझ पा रहे कि नहीं ना। एक एक बातों को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्त, कि बल्ब विल स्टार्ट ग्लो, ये सब बातें उन्होंने दिखाई हैं कि जो आयंस यहाँ पर, अब कंडक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आयंस इन द डिफरेंट सॉल्यूशंस वी हैव, H+ आयन है हमारे पास, Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है। सॉल्ट अगर NCl में लाएंगे तो वहां पे
Na और प्लस Cl, दो अलग अलग आयंस टूट जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर कंडक्शन होने लगेगा, NaO3 आयंस टूट जाएगा। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे आयंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में किसी भी कंडक्टिविटी को शो कराने के लिए। बातें समझ पा रहे हो? ये बहुत ही छोटी सी बातें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बात समझ रहे हो? एक और बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि ग्लूकोज हो या कोई अल्कोहल सॉल्यूशन हो, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बल्ब नहीं जला सकते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज के सॉल्यूशन को लेंगे तो वहां पर बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, आप पी लेते हो ना ग्लूकोज के सॉल्यूशन को, अगर एसिडिक होता या कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता तो आपके अंदर विस्फोट हो जाता। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट साइंसेस। ठीक है, मैं एक मजाक कर रहा था यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। देखो, व्हाट हैपेंस टू द एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड के साथ क्या होता है और बेस के साथ क्या होता है पानी के सॉल्यूशन में, ये देखिए समझिए। एक्वा सॉल्यूशन किस तरीके से बनते हैं? डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन? क्या बात? इसका मतलब दोस्तों ये है कि क्या जो एसिड हैं वो केवल पानी में मिलने पर ही एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं? हाँ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि NaCl एक सॉल्ट है जो टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे लिया है, इन्होंने लिया है, देखो सोडियम क्लोराइड लिया है, और उस सोडियम क्लोराइड को इन्होंने यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन्होंने मिक्स किया है, और वहां पर हम H2SO4 कंसंट्रेटेड जो है, हाईली कंसंट्रेटेड होती है, इसका पीएच वैल्यू बहुत बहुत कम होता है, जो यहाँ पर हम टेस्ट करने वाले हैं। आप जब भी इसके साथ रिएक्शन करेंगे, जब भी इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करें तो बहुत बहुत सावधानी से करें दोस्तों, बट इट कैन वार्निंग, इट कैन रिएक्ट विद द स्किन ऑफ योर्स। सो बिल्कुल ध्यान से करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे, है ना, कोई भी कोताही नहीं बरतना है यहाँ पे। क्लियर है दोस्तों? बात समझ रहे हो? ठीक है, देखो समझो, याद करिएगा इस वाले एक्सपेरिमेंट को। जब HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो H3O पॉजिटिव, ठीक है, और Cl नेगेटिव आयन बनाता है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन के आयन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये फिर से कंबाइन हो जाएंगे किसके साथ? पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि ये H+ आयन कभी भी अकेला नहीं घूमता है, दोस्तों के साथ घूमता है, और इसका दोस्त कौन है? पानी है दोस्तों। तो पानी और H+ आयन जो है ये एक साथ कंबाइन हो गए, तो क्या बनाएगा? H3O+ आयन, ठीक है, H3O+ आयन, ठीक है, ये बनाता है। अब ये H3O+ आयन और H+ आयन, ये दोनों पॉजिटिव आयन्स है। ये जो है अगर हम बात करें NaOH की, तो पानी के प्रेजेंस में NaOH Na+ और OH- आयन यहाँ पर दो तरीके के आयन दे देगा, जो यहाँ पर कंडक्शन क्रिएट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके के आयन्स यहाँ पर देगा। हाइड्रोलिसिस करा दिया है मैंने, क्या करा दिया है? हाइड्रोलिसिस करा दिया है। तो पानी को जब हम NaOH के साथ मिलाएंगे, दो तरीके के आयन बनेंगे, और ये एक्वस स्टेट के होंगे। बात समझ रहे हो? तो हम बेसिकली देख क्या रहे हैं? हमने अभी देखा कि क्या केवल पानी में मिलाने से कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है, क्या क्या वो केवल एक्वस देगा? नहीं, क्योंकि हम अगर एसिड के साथ किसी पानी को मिलाते हैं, किसी एसिड को मिलाते हैं, बेस को मिलाते हैं, तब हम देखेंगे कि चीजें कैसे होती हैं। तो आप देख सकते हो, बातें को समझ सकते हो। नाउ KOH को पानी से मिलाएंगे तब क्या होगा? K+ आयन और OH नेगेटिव आयन बनेगा। क्लियर है दोस्त? ऐसे ही MaOH का होल ट्वाइस, इसको अगर H2O के साथ मिलाएंगे तब भी हमें दो आयन्स मिलेंगे, जो मैग्नीशियम आयन 2+ आयन होंगे और OH नेगेटिव आयन होंगे। क्लियर है दोस्त? डू all the bases do not dissolve in water as alkali, ठीक है, एंड अल्कली इज बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। एक एक्सेप्शनल केस है, जो अल्कली है, ठीक है, अल्कली है, वो डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर, दैट आर सोपी इन टच। याद रखिएगा, कुछ ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखो, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? पानी के साथ कभी भी डिजोल्व नहीं होते हैं जनरली ऑल द बेसिस।
बट अल्कली जो है वो डिजोल्व हो जाता है, और इसके साथ इसका सोपी टच होता है। इसके अलावा ये बिटर होते हैं, एक एक पॉइंट बना के लिखिएगा। ये कॉर्सिव होते हैं, इनमें जंग लग जाती है। क्लियर है? ये जो है नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मैन कॉन हार्ट। ठीक है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑल द अल्कलीज आर गिवन इन टेबल पॉइंट 1। हम इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, बातों को बहुत बढ़िया ढंग से समझेंगे। देखो, एसिड जब बेस के साथ मिक्स होता है तो सॉल्ट प्लस पानी बनाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए एच एक्स कोई एसिड है जो MOH यानी कि किसी बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो XM या MX कह ले, ये एक सॉल्ट बन गया। ठीक है, और यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल बन गया। तो ये चीजें हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं, डू नॉट वेस्ट इन द टाइम। ओके, वार्निंग साइन डिस्प्लेस्ड सेट डिस्प्ले करता है कि कंसंट्रेटेड एसिड और जो बेस हैं बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको हैंडल करने पर आप बहुत ही सावधानी बरतिएगा, नहीं तो ये आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और कभी आपको जला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन द बेस इन द वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। आप बहुत ध्यान से समझिए कि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो ये जो है ये एक सॉल्ट तो बनाएगा, बट यहाँ पर जो है ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। किसी भी एसिड और किसी भी बेस में जब हम पानी मिलाते हैं तो ये एक्सोथर्मिक बन जाता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व होगी, हीट रिलीज होगी, और जब हीट रिलीज होगी तो बहुत गर्म हो जाएगा टेस्ट ट्यूब, जिससे आपको ये पकड़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, कभी कभी ये ऊपर की तरफ निकल के आता है। ठीक, सो इट्स अ वेरी हाईली रिएक्टिव। सो ये बात आप समझिए, इसको हल्के में ना लें। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को या सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी के साथ मिलाते हैं तो ये स्लोली, ठीक है, स्लोली स्लोली मिलाया जाता है, थोड़ा थोड़ा मिलाया जाता है। एकदम मिला देंगे तो आपके साथ ऊपर की तरफ आएगा ये, और आपको कहीं ना कहीं हीट जनरेट होगी, और ये आपको हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, बहुत हीट होता है इसके अंदर, एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ठीक है, जला सकता है, बर्न कर सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 1.2 पीएच मान का होता है। पीएच वैल्यू अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। 1.5 पीएच वैल्यू होता है इसका। क्लियर है दोस्त? तो इसको बहुत ही ध्यान से पकड़ना है। ठीक है, और कंसंट्रेटेड एसिड तो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब हो क्या रहा है कि जब हम एसिड और बेस को पानी के साथ मिला रहे हैं तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। जो मैंने बताया था कंसंट्रेशन क्या होता है, जब पानी के साथ मिलाते हैं तो इसके आयंस कम हो जाते हैं, पानी बढ़ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। एसिड और बेस को साथ में मिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो H+ आयन कम हो जाएंगे दोस्तों। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये एक बहुत ही हाईली हाईली आपका रिएक्टिव होता है। ठीक है, आपके हाथों से, आपके स्किन से रिएक्ट कर सकता है। बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक बात मैं और बताऊं कि जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन में अगर हम कंसंट्रेशन को देखेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन को अगर आप देखो ध्यान से समझिए कि CONCENTRATION, कंसंट्रेशन को अगर आप देखो तो कंसंट्रेशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एसिड्स और बेस। जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो H+ आयन इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो H+ आयन डिक्रीज हो जाएंगे। H+ आयन यानी कि यहाँ पर हम डाइल्यूटेड एसिड बनाएंगे, और कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो ये कैसा होगा, ये बच्चों कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, ये होगा डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि जो जितना कंसंट्रेटेड होगा उतना ही हाईली रिएक्टिव होगा। और H2SO4 स्पेशली एक ऐसा अम्ल राज इसको कहते हैं, एसिड ऑफ किंग ऑफ एसिड कह सकते हैं। ठीक है, राजा होता है एसिड्स का, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो एसिड अटैकर्स होते हैं इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इन सभी बातों को।
ठीक है। इसके अलावा HCl एसिड भी बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, लोहा को गला देगा, है ना, ऐसे कह सकते हैं ना, जो भी खाते हो कुछ भी खाइए उसको सबको गला देता है। तो यहाँ पे आप करिए, समझिए कि कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करता है तो H प्लस आयन इंक्रीज कर जाते हैं। जब पानी कंसंट्रेशन यानी कि डाइल्यूशन करेंगे तो वहां पर कंसंट्रेशन कम होगा, तो H प्लस आयन डिक्रीज कर जाएंगे, और जो इंक्रीज करेगा वो क्या होगा, वो OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, कंसंट्रेशन क्या है ये भी समझ पाए होंगे। होप दिस lecture would be clear. Now some questions are there. Do why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solution? Aqueous solution में ये जो एसिड्स हैं अगर हम डालते हैं तो ये एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक करेक्टर क्यों दिखाते हैं? ठीक है। while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर हैं। कौन कौन से? अल्कोहल और ग्लूकोज। तो जब ये किसी पानी के साथ यानी कि एक्वा सॉल्यूशन इज जनरली वाटर और डिफरेंट सॉल्यूशंस इन विच OH की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है, तो उस केसेस के अंदर क्या होगा? उन केसेस के अंदर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो वहां पर ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को यहाँ पर कंडक्शन कराता ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक। Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? Because एसिड में यहाँ पर एसिड और एक्वस सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो H प्लस और OH आयन, देखो समझो, H प्लस और OH आयन यहाँ पर एक्वस यानी कि पानी के साथ जब हम मिलाएंगे तो दो आयंस टूट जाएंगे, और यही आयंस जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस स्टेट यानी कि डाइल्यूटेड स्टेट में कंडक्शन कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। अब व्हाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? ठीक है। HCl जब ड्राई होती है तो आप उसको देखिए कि ड्राई लिटमस पेपर से हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये कलर चेंज नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, एसिड को हम पानी के साथ डिसॉल्व कर रहे हैं और डाइल्यूट कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या, इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड नॉट बी एडेड वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, आपको जब कोई भी डाइल्यूशन कर रहे हो, एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो यानी कि उसका कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, ठीक है, तो यह सलाह दी जाती है। लेट मी रेज द ब्लैक डॉट्स हियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। while diluting an acid while diluting an acid, it is recommended that the acid should be added to water. तेजाब में पानी मिलाना, पानी में तेजाब नहीं मिलाना। ठीक है, समझो, पानी में तेजाब मिलाना नहीं, पानी में तेजाब नहीं मिलाना, बट तेजाब में आपको पानी मिलाना है। एसिड शुड बी डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, मतलब जो है कोई भी एसिड ले लें यानी कि H2SO4 ले लें, H2SO4 की कुछ बूंदें आप पहले पानी में उसमें डालिए, क्या नाम, टेस्ट ट्यूब में। क्लियर? देन यू हैव टू ऐड वाटर। क्लियर? अगर पानी में यहाँ पर उल्टा कर दें, पानी में अगर हम H2SO4 मिलाते हैं, देन कहानी बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। तो अगर हम किसी पानी में, है ना, पानी में किसी एसिड को मिलाते हैं, पानी में किसी एसिड को मिलाते हैं, एडेड टू वाटर, सो यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। क्लियर कर पा रहे हो? एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। सो यहाँ पे आप देखिए, एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराना होगा। एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। पानी में देखो, यहाँ पे पीछे वाले केसेस में क्या हुआ था,
देखो यहाँ पे समझिए कि हमने क्या किया। यहाँ पे देखो, इस वाले फिगर में हमने क्या देखा था, पानी है ये, और ये क्या है, H2SO4 है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे पानी हमने डाल दिया, पानी हमने डाल दिया, और पानी में कुछ एसिड की बूंदे डाल रहे हैं। ठीक है, पानी में हमें एसिड मिलाना है, ना कि एसिड में पानी मिलाना है। ठीक है, तो एसिड जो है हाईली रिएक्टिव होता है, ये बहुत ऊपर तक आएगा, टेस्ट ट्यूब के ऊपर तक आएगा और आपको जला देगा। ठीक, बट यहाँ पे जब आप पानी के साथ कुछ बूंदे एसिड की डालेंगे तब बात कुछ अलग होगी। ठीक है, बात यहाँ पर समझाई गई है, क्योंकि यहाँ हाईली रिएक्टिव होता है। तो जब पानी में हम एसिड को मिलाना चाहिए, ना कि ना कि एसिड में हमें पानी को मिलाना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो, पानी पहले होना चाहिए, एसिड बाद में आएगा। पानी पहले होना चाहिए, एसिड बाद में आएगा, क्योंकि एसिड जब पानी में मिल जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये रिएक्टिव नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो। तो ये बात समझाई गई है कि तेजाब में पानी नहीं मिलाना चाहिए, पानी में तेजाब मिलानी चाहिए। ठीक है, बात समझ पा रहे। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अगर है यहाँ पर तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करिए और बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, कुछ दो क्वेश्चन है दोस्तों। हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को अफेक्ट किया जा सकता है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। जब किसी एसिड को डाइल्यूट कर दें तो हाइड्रोनियम आयन को कंसंट्रेशन को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, अफेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो हम पानी को मिला देंगे ना, पानी को हम किसी एक्वा सॉल्यूशन को किसी जो है हाइड्रोनियम आयन वाले सॉल्यूशन में मिला देंगे, तो वहां पे इसकी कंसंट्रेशन पे इम्पैक्ट किया जा सकता है। हाउ इज द कंसंट्रेशन, ये आंसर हुआ, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन, OH जो आयन है हाइड्रोक्साइड आयन, अफेक्ट व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ, आप पढ़िए इसको जाकर और बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों, यहाँ मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद आपको कोई समस्या हो तो यहाँ पर आप बिल्कुल पूछिए। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ये अब हम इसको लेंगे एक नए लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू क्या है, पीएच का मान कैसे निकालते हैं, सारी बातें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिक्रीज करेंगे जब देखो, एक पीएच वैल्यू है पावर ऑफ हाइड्रोजन को किस तरीके से किसने डिस्कवर किया, और इसका यूज एसिड और जो बेसिस हैं उनके लिए कैसे यूजफुल है ना, कैसे हम लेबोरेटरी के अंदर जो है पीएच वैल्यू के मान को हम देखते हैं। तो यहाँ पर बर्फ है या पानी है या D2O है या कोई भी बेस है या कोई भी एसिड है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन को कैसे हम निकालते हैं, कैसे हमें बहुत बातों को समझना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए हम एक डिफरेंट लेक्चर बनाएंगे, बहुत ही अच्छे से तल्लीनता के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा, सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। Now we are going to close this session, and you all will have to respond in the comment section कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर जरा से भी हेल्प हुई होगी, जरा सा भी समझ आया होगा दोस्तों, तो आप हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम आपके साथ दोस्तों दिन रात मेहनत कर रही है, रोज आपको कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर से रूबरू करा रही है। तो श्री ब्रह्मदेव क्लासेस को सब्सक्राइब करना या इसको लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं ऑथेंटिकेटेड जो है बहुत ही प्रमाणिक जो फैक्ट्स हैं उनसे रूबरू कराता हूँ। मेरा नाम विष्णु कुमार द्विवेदी है और मैं आपका मेंटर हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आते हैं, हमारा चैनल आपको समझ आता है पढ़ाई में, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं, लक्ष्य होगा फतह, कल किसने देखा है, लग जा आज, और आज को कल के लिए परिवर्तित कर दे, क्योंकि आज की गई मेहनत कल के परिवर्तन में काम आती है। वो कहते हैं ना दोस्त कि
बोलते हैं ना कि वक्त से पहले की गई मेहनत, जो समय होता है, समय आने पर वो दोस्तों काम आती है। तो लग जाइए, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें कल से मेहनत करनी है, हमें कल से नहीं, परसों से मेहनत करनी है, हम परसों पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हमें डिसाइड करना है कि हम उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से आपको लगे कि हमें पढ़ना है, पढ़िए, बहुत ही मन से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लक्ष्य ऐसे होते हैं जो अभेद्य होते हैं, बहुत मेहनत माँगते हैं, बहुत सारी कंसंट्रेशन माँगते हैं, और बिना कंसंट्रेशन, बिना मेहनत के किसी भी चीज़ को आप हासिल नहीं कर सकते मित्रों। तो बने रहेंगे ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ। मैं आपको यहाँ पर आपके लक्ष्य तक ज़रूर ले जाने का प्रयास करूँगा मित्रों, ठीक है? मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।